गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमें पता है 10th सीबीएसई बोर्ड के और 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। बेटा 10th वालों का भी नेक्स्ट हिंदी का एग्जाम है, तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ 10th सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे पता आप सभी की तैयारी बहुत होगी, अच्छे से कर लिया होगा आपने, लेकिन थोड़े से टिप्स मैं भी आपको दे देती हूँ। बेटा सबसे पहले जब आपने हिंदी के प्रेप करनी है, आपने तैयारी शुरू करनी है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि बहुत वास्ट सिलेबस होगा, बड़ा लिखना पड़ेगा। अगर हम सोच समझ के पेपर को करेंगे, बहुत इजी पेपर लगता है। तो पहले हम पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर आपको कैसे आने वाला है। तो इस बार कुछ चेंजेस भी हुए हैं, सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं। जो एमसीक्यू आते थे उनको भी अभी हटा दिया हुआ। जो ग्रामर एमसीक्यू में आती थी वो अब हटा दी गई है, वो एमसीक्यू में नहीं आएगी इस बार। तो जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आता है वो आता है अपठित बोध। अपठित बोध जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज आपका 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का। ओके, 7 मार्क्स का आएगा। इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, बाकी आपको सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा, खुद आपने आंसर लिखना है, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएगा। ओके, दूसरा आपका वो भी अपठित बोध ही है, वो आपका काव्यांश में से होगा, पोइट्री सेक्शन में से होगा काव्यांश, वो भी आपका 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसमें भी आपका 5 मार्क्स, 4-5 मार्क्स के एमसीक्यू और 2-3 मार्क्स के आपके जो सब्जेक्टिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन जो व्याकरण आता था आपको, पहले व्याकरण आपकी 16 मार्क्स की, अभी भी 16 मार्क्स की ही आएगी व्याकरण, लेकिन पहले ही आती थी एमसीक्यू में। एमसीक्यू में नहीं आएगी अभी इस बार। इस बार के जो सैंपल पेपर आ रहे हैं सीबीएसई के, उसमें हमने देखा कि ये एमसीक्यू में नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपने खुद लिखना है। तो इसके जो आपके टॉपिक रहते हैं व्याकरण के, वो कौन से रहते हैं आपके? रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ओके, सेकंड रहता है वाच्य, थर्ड रहता है अलंकार, और फोर्थ रहता है पद परिचय। पद परिचय, ये आपके 4 टॉपिक आते हैं, 4-4 मार्क्स के आते हैं आपको, और 4-4 16 मार्क्स की आपको ग्रामर आती है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बाद में कि आपने आराम से कैसे करना है इसको। नेक्स्ट आपका जो रहता है वो क्षितिज, गद्य खंड। गद्य खंड में पहले 5 मार्क्स का आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, जिसे अनसीन पैसेज, सीन पैसेज होता, पठित बोध होता है, या पठित है या पठित होगा, मतलब लेसन में से ही होगा। पठित बोध होगा, उसमें 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे आपको। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, वो भी क्षितिज गद्य खंड में, सॉरी काव्य खंड में, काव्य खंड में रहेगा। ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, ये पठित रहता है। ये आपका जो क्षितिज के आपका पोइट्री सेक्शन है उसमें से रहेगा, वो 5 मार्क्स के एमसीक्यू में क्वेश्चन, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपने 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आपका जो रहेगा गद्य खंड में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गद्य खंड, इसमें 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आपके 4 क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, आपने 3 करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो रहता है गद्य खंड, काव्य खंड, काव्य खंड सेम वैसे ही, वो भी आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, ये भी आपको 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 करने हैं 2-2 मार्क्स के। नेक्स्ट आपका जो कृतिका रहती है, कृतिका में आपको 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, आपने 2 करने हैं, वो 8 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए रहेगी कृतिका। ओके, नेक्स्ट आपका जो रहता है वो है लेखन। लेखन आपका 20 मार्क्स का आता है, इसमें से 6 मार्क्स का अनुच्छेद, 5 मार्क्स पत्र। पत्र में आपको एक अनौपचारिक पत्र होगा, एक औपचारिक पत्र होगा, आपने एक करना है। उसके बाद 5 मार्क्स का आपका रहेगा विज्ञापन लेखन, और 4 मार्क्स का रहेगा आपका संदेश लेखन। इनमें ऑप्शन आती है संदेश लेखन।
जो अनुच्छेद होंगे वो 3 दिए होंगे, आपको टॉपिक दिए होंगे, उनके अकॉर्डिंग लिखना है। पत्र आपको 2 दिए होंगे, अनौपचारिक और औपचारिक आपने 1 करना है। विज्ञापन, और उसमें भी आपके ऑप्शन रहती है संदेश लेखन में, सॉरी, एक विज्ञापन और संदेश लेखन, इन दोनों में से 1 करना होता है। और एक रहता, ये आता आपका 4 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का एक आता आपका ईमेल लेखन। ईमेल लेखन, ईमेल या स्ववृत्त, जिसे बायोडाटा बोलते हैं, स्ववृत्त लेखन। ठीक है, 6 मार्क्स का अनुच्छेद रहेगा, 5 मार्क्स का पत्र रहेगा, 4 मार्क्स का विज्ञापन या संदेश लेखन ऑप्शन आएगी, और 5 मार्क्स का ईमेल लेखन या स्ववृत्त लेखन आएगा। ओके, ये था आपका लेखन सेक्शन। अब देखिए आपके मार्क्स बन गए, ये कितने बन गए? 14, 16 मार्क्स की ग्रामर आ गई आपको, और ये आपके आ गए हैं दोनों 5 मार्क्स के, ये बुक वाला आ गया आपको। उसके बाद 6, 12 ये आ गया आपका। नेक्स्ट 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के ये आ गए। तो कितने बन गए आपके? 10, 10, 20। तो आपके ये हाँ बन गए हैं आपके 14 मार्क्स की आ गई आपकी, जो दोनों पैसेज है वो आ गए आपके। 16 मार्क्स की आपको ग्रामर आई है। आफ्टर दैट आपके 5 मार्क्स के 2 10 मार्क्स के ये आएंगे आपको, और उसके बाद 12 मार्क्स की आपकी जो क्षितिज की बुक है, और 8 मार्क्स की आपकी कृतिका, और 20 मार्क्स का आपका लेखन सेक्शन आया है। अब देखिए आपके मार्क्स 6 और 4 10, 10 और 10 20, 0 4 80, 80 अंक इस तरह से आपके बने हैं। ओके, तो ये था आपका बेटा पूरा पैटर्न, किस तरह से आपको हिंदी जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है कोर्स ए की, वो वाला इस पैटर्न से आने वाला है। अब इसमें डिस्कस करते हैं बेटा आपने करना कैसे है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल बच्चों को लगता है ये वाला सेक्शन 14 मार्क्स का, जो 7 मार्क्स इसके 7 इसके। तो बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है ना, आपने पूरा पेपर अपना कोशिश करनी है, आप 1.5-2 घंटे में इन सारे पेपर को इसको छोड़ के इसको आपने 2 घंटे में कंप्लीट करना है। लास्ट का आप 1 आवर या 45 मिनट तक छोड़ के इस जो सेक्शन को है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जब जिनको पहली बार में ही रीडिंग करके पैसे समझ आ गया, वो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सारा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में आपने 45 मिनट 1 आवर इन 2 स्टेंजे को देने हैं 14 मार्क्स के लिए। पहले 2 आवर में आपने पूरा पेपर ये सोल्व करना है अपना। लास्ट वाले आपने इसमें अच्छे से फिर रीडिंग करनी है, इसको पेंसिल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ इसको पढ़ना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, तब आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप पहले ही इसी पर उलझे रह गए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और कई बार हमें क्वेश्चन उसका पता नहीं लगता कि आंसर यही है, तो हम थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि मे बी मेरा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। तो आपने वो नेगेटिव नहीं होना है, आपने इस पोर्शन को लास्ट में करना है, और बाकी पेपर पहले अटेम्प्ट कर देना है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम ये रचना वाले, ये मैं आपको बताती हूँ, व्याकरण वाले, लेखन वाले पहले क्वेश्चन आंसर भी आपने क्या पैटर्न करना है। पहले लेखन देखिए, लेखन में जो 20 मार्क्स के आपके आएगा, 6 मार्क्स से अनुच्छेद, अनुच्छेद कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके पॉइंट भी दिए जाते हैं, बिंदु भी दिए जाते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना। आपने क्या करना, उस जो बिंदु दिए होंगे, संकेत बिंदु दिए होंगे, उनको आपने अच्छे से रीड करना, और हर एक बिंदु के ऊपर 4-4 लाइनें लिख लेनी, अपने आप ही आपका अनुच्छेद बन जाएगा, आपका टॉपिक बन जाएगा। आपको 4 टॉपिक दिए होंगे, वहां पे अनुच्छेद संकेत बिंदु दिए होंगे, भूमिका दी होगी, उसके बारे में लिखना है। तो आपने अपने आप ही उसमें हर जो टॉपिक पूछा हुआ बेटा पहले उसका मीनिंग जरूर क्लियर करना है कि टॉपिक में पूछा क्या गया हुआ है। पहले मीनिंग करके फिर उसके जो भी आपने लाभ हानि या जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में करना, और जो करंट है, करंट सिचुएशन है, उसके साथ उस टॉपिक को जरूर रिलेट करना है। सेकंड है आपका पत्र। पत्र में बच्चे आपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीजें आती हैं आपको।
आपने बस पैटर्न का ध्यान रखना है कि आप पहले ही अपना माइंड सेट करें कि आपने औपचारिक पत्र करना है या अनौपचारिक पत्र करना है। अगर आपने अनौपचारिक पत्र करना है, अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर उनको लिखना है, तो आपने क्या करना है, ये वाला पैटर्न याद रखना, परीक्षा भवन, ये वाला बेटा परीक्षा भवन वाला आपने दोनों पत्रों में वैसे लिखना होता है, परीक्षा भवन, दिनांक, दिनांक और उसके बाद यहाँ पे क ख ग लिख दो। और पेपर में बच्चे कभी भी अपना नेम नहीं लिखते, जो ये वाला पत्र होगा उसमें ऊपर या नीचे आपने अपना नेम नहीं लिखना है। कई बार वहां एग्जामिनर आपने आप नेम दिया होता है कि आपका नाम ये ही है या आपके मित्र का नाम ये है, तो आपने क्या करना है, जो पत्र है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। कई बार वहां पे पेपर में दिया होता है आपका मित्र जिसका नाम तरुण या तनुजा है, ऐसे दिया होता है। कई बार दिया होता आपका नाम तरुण या तनुजा है, तो आपने ध्यान से देखना कि वो आपका नाम दिया है या आपके मित्र का नाम दिया हुआ है। ओके, अगर आपका नाम दिया है तो आपने वो पत्र के लास्ट में लिखना है, अपना रिलेशन देखिए, आपका मित्र, आपका भाई। फिर अगर आपके मित्र का नाम दिया है तो यहाँ पे लिख देना वो आपने प्रिय मित्र, जो भी नाम आपको गिवन दी होगा यहाँ पे वो लिखना। अगर नहीं दिया है तो आप अपने मित्र का कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन नीचे आपने अपना नाम नहीं लिखना है, आप क ख ग या अ ब स लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही औपचारिक पत्र की बात करें अगर हम, अगर हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं बेटा, तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले यही वाला पैटर्न लिख लेना ऊपर, परीक्षा भवन, दिनांक, क ख ग। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेवा में, सेवा में, और फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना होता है, जिसको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज करो आप स्कूलों में लिखते हैं तो आप प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक महोदय ऐसे लिख देते हैं। अगर आप वहां पे आपको स्वास्थ्य अधिकारी या मैक्सिमम पत्र आते हैं, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अगर वहां पे किसी को दिया है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम दे सकते हैं। अगर वहां पे नेम दिया हुआ है कि समाचार, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी का भी दिया हुआ तो आपने वही नाम मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 लाइनों का ध्यान रखना है। पहले आपने जिस पर्टिकुलर व्यक्तिगत पर्सन का नाम, मतलब किस जिसके लिए आप लिख रहे हो ना, जैसे कोई भी है, स्वास्थ्य अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी है, मुख्यमंत्री महोदय है, जिसको लिख रहे हो। और नेक्स्ट लाइन में आता है डिपार्टमेंट, किस विभाग से, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी लिखा तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग आएगा, मतलब उसका डिपार्टमेंट आएगा, वो कहाँ पे बैठता है। अब पर्सन को तो आपने लिख दिया, अब पर्सन को, पर्सन कहीं तो रहता है ना, उसके ऐसे तो नहीं घूम रहे हैं वो रोड में या कहीं पे जंगलों में घूम रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। और थर्ड यहाँ पे लिखना है जगह का नाम, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोई भी जगह है वो लिखना है। और जो औपचारिक पत्र है इसमें आपने सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना होता है, विषय लिखना। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखना है, और ये मान्यवर या महोदय करके आपने स्टार्ट करना है, मान्यवर या महोदय करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है। और 2 पैराग्राफ बना के लिखने हैं, 4 लाइन के 2 पैराग्राफ बना दो। और लास्ट में अपने, अगर यहाँ पे आपने क्या लिखना, भवदीय करके, अगर इसमें भी आपको कोई नेम गिवन है तब आपने वो नेम लिखना, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपने क ख ग या अ ब स लिखना है। ओके, ये यहाँ पे करना है। एक बात ध्यान रखना बच्चे, कई बार बच्चे ना ये गलती करते, जो आपका पत्र है वो कोशिश करो कि एक ही पेज पर आए, शीट में मिलेगी आपको। हमारा क्या करते हैं, हमने आपके क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, आपने जो 9 क्वेश्चन खत्म किया, उसके नीचे में ये पूरा पेज कर लिया, इतना सा पेज आपका बच गया, आपने यहीं से पत्र स्टार्ट कर दिया, यहाँ से नहीं करना है, तो आपने वो पत्र करना है नेक्स्ट पेज से। पूरे पेज पर आपने पत्र आपका आना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम ना हो, इससे भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं अगले पेज पर हो तो कई बार 0.5 या ऐसे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने पूरा एक ही पेज पर, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से एंडिंग होनी चाहिए पत्र की। और अगर आपने अपनी आंसर शीट को और सुंदर बनाना है तो आपने जब पत्र लिख लिया उसको आपने स्केल और पेंसिल के साथ ऐसे बॉक्स बना देना है। ओके, ये थी पत्र की बात।
नेक्स्ट रहता है हमारा मेल ईमेल लेखन। ईमेल और स्ववृत में ऑप्शन आती है, बच्चे ज्यादा प्रेफर ईमेल लेखन को ही करते हैं। ईमेल में आपने वो भी ऐसा ही पैटर्न होता है जो औपचारिक पत्र होते हैं वैसा ही होता है। तो ईमेल में लेकिन यहाँ पे आपने ईमेल जो आपका एड्रेस है ईमेल एड्रेस आता है। तो ईमेल एड्रेस के लिए आपने लिखना होता है प्रेषक। प्रेषक होता है प्रेषक जो जिसे भेज रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे प्रेषित, मतलब प्रेषक मतलब जिसको भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है टू भी आ जाता है, यहाँ आता है इसका मतलब आता है फ्रॉम। यहाँ पे आपने मेल आईडी जैसे आपने लिख दिया abc@gmail.com, या आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी xyz@gmail.com। ओके, तो ये आपने प्रेषक और प्रेषित वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद डेट डाल के आपने यहाँ पे भी दिनांक डालनी होती है। इस फिर विषय डालना होता है कि मेल किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। फिर मान्यवर या महोदय करके मेन सेम बेटा जो आपने औपचारिक पत्र वाला पैटर्न किया वो ही आपका इसमें आएगा। ओके, ये मेल राइटिंग में आपने इस तरह से करना है। इसमें मेल आईडी होनी जरूरी है, मेल लिख रहे हैं तो मेल आईडी लिखनी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन या संदेश लेखन। संदेश लेखन बहुत इजी है, बस आपने संदेश लेखन में पहले तो हेडिंग यहाँ पे बीच में अच्छे से मोटा करके लिख देना है, संदेश लेखन या विज्ञापन लेखन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दिनांक डालनी है, समय डालना है, कितने बजे आप लिख रहे हैं। बस उसमें भी आपने जैसे संदेश लेखन आपका जैसे किसी पर आपने शुभकामना देनी है, होली के पर्व की मित्र को शुभकामना, तो उसमें कोई स्लोगन ऐड कर देना, रंगों के पर्व की तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। या दीपावली पर लिखना है तो आपने रोशनी के त्योहार की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को शुभकामनाएं। इस तरह से 3 4 5 लाइन में ये संदेश आपका आ जाता है। इसको भी विज्ञापन और संदेश जो लिखने हैं इनमें से एक चीज करनी है, इसको भी आपने बॉक्स जरूर बना देना है। बेटा लैंग्वेज में सबसे मैटर करती है आपकी राइटिंग। आपकी राइटिंग, आपकी मिस्टेक ना हो, आप कटिंग ना करें। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है कई बार कि चाहे आपने सही भी लिखा हो तो वो गलत हो जाता है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पूरा पेपर नीट एंड क्लीन और किसी पर भी ओवर राइटिंग ना करें, सोच समझ के लिखें। और जो भी आपने क्लियर लिखना है ना वो क्लियर होना चाहिए, हेडिंग अच्छे से डालें, क्वेश्चन नंबर से ही डालें, इन्हीं से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ओके, तो ये संदेश लेखन और इसकी बात हो गई, हमारी राइटिंग सेक्शन कवर हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ बुक वाली क्षितिज की। क्षितिज या कृतिका के बच्चे आपने क्या करना है, जितने भी आपको लेसन है, आपको सभी को सिलेबस पता ही होगा, तो क्षितिज के जितने भी लेसन है क्षितिज या कृतिका के, आपने सभी के पाठ का नाम और उसके लेखक या कवि जो भी है, अगर पोइम कर रहे हो तो कवि, अभी कविताओं वाला सेक्शन कर रहे हो तो कवि, उनके नेम जरूर याद करने हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा लगता है। आप ऐसे इस तरह से अगर फर्स्ट लाइन में जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे आपको 6 मार्क्स के, 6 के आपके गद्य खंड के आएंगे, 6 के आपको काव्य खंड के आएंगे। फर्स्ट लाइन में अगर आपने उस लेसन का नाम और लेखक का नाम लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को पता रहता है कि बच्चे को इसके बारे में नॉलेज है, तो इसका भी आपका इंप्रेशन बढ़ता है। इसलिए आपने हर लेसन के नेम और उनके लेखकों के नेम जरूर याद कर लेने हैं, ऐसे ही कृतिका वाले भी। ओके, अब आती है हमारी ग्रामर वाली बात, व्याकरण के। व्याकरण के मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं। पहला बताया आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद, इसमें बेटा आपने सिर्फ 3 भेद है, कोई कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से हैं, हमने बहुत बार किए हुए हैं क्लासेस में भी। सरल वाक्य, दूसरा रहता है संयुक्त वाक्य,
और तीसरा रहता है मिश्र वाक्य। बेटा एक चीज आपको बोलूंगी, पहले आपका जो एमसीक्यू आते थे उसमें आपको ये जो सरल, संयुक्त, मिश्र, जटिल, इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं, ये आपके ऑप्शन में लिखी होती थी। अब लेकिन आपको नहीं लिखा आएगा, आपका वाक्य आएगा। सपोज करिए राधा खाना खाती है, ब्रैकेट में दिया होगा संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब आपने खुद देखना है संयुक्त, तो पहले तो आपको ये तीनों नेम लिखे आने होने चाहिए। कई बार आपके पास राधा खाना खाती है, ब्रैकेट में लिखा होगा वाक्य भेद बताइए। अब आपको संयुक्त मिश्र लिखना आता होगा तभी आप वाक्य भेद लिखेंगे ना, तो आपको ये वर्ड भी लिखे होने आने चाहिए। दूसरी, राधा खाना खाती है संयुक्त वाक्य में आपने लिखना है, तो इसलिए आपने क्या करना है, हेडिंग पहले दे देना संयुक्त, फिर इसका संयुक्त बना देना है। संयुक्त क्या होता है, जब वाक्य दो वाक्यों के बीच में कोई योजक शब्द आता है। तो सरल वाक्य मतलब जिसमें कोई सिंपल एक ही क्रिया होती है, सिंपल वाक्य होता है राधा खाना खाती है। संयुक्त में दो वाक्य, राधा खाना खाती है और खेलने जाती है। अब और उसमें क्या आ गया, योजक आ गया। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसे सेंटेंस देके, संयुक्त वाक्य का योजक शब्द बताएं। तो योजक शब्द जो बीच में दो वाक्यों को जोड़ रहा होगा वो वाक्य, वो शब्द क्या होगा, योजक। तीसरा है मिश्र। मिश्र में आपने बस यही ध्यान रखना है कि आपने वाक्य के आगे ही, जैसे ही, ज्यों ही, ये वाले शब्द लगा देने हैं। अब देखिए बस एक ही ध्यान रखना आपने, अगर आपका यहाँ पे है राधा खाना खाती है, आपको बोला संयुक्त वाक्य, आपने दो वाक्य बनाने हैं, आपने सीधा लिख दिया राधा खाना खाती है, खाना खाती है, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बाजार जाती है। या आपने ऐसे आ गया, ये आपका राधा खाना खाकर बाजार गई, ये भी राधा खाना खाकर बाजार गए, ठीक है, राधा खाना खाकर बाजार गई। तो ये आ गया आपका संयुक्त। अगर जब मिश्र में बनाना, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए, सरल में आपने सिंपल करना उसे और संयुक्त में क्या करना है, यहाँ पे और इसलिए ऐसे बीच में शब्द डाल देने हैं, और मिश्र में आपने शब्द जो वाक्य है उसके पहले ही, जैसे ही, ज्यों ही, यद्यपि, ये स्टार्टिंग में ही लिख देना, अपने आप ही सेंटेंस बनेगा। जैसे ही राधा खाना खाकर हटी या उठी, ठीक है, खाना खाकर हटी, तो क्या हुआ, वह, वैसे ही वह बाजार गई। अब दो हो गए ना इसमें। मिश्र में क्या होगा, जब तक पहला हम दूसरा सेंटेंस नहीं बोलते, पहला कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही, ज्यों ही, यद्यपि, ये आगे आपका आ जाता है। ओके, तो सरल, संयुक्त, मिश्र इसके भेद हैं, किसके, वाक्य के, रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वाच्य, वाच्य के भी तीन भेद हैं। वो कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृ, कर्म और भाव। इसमें भी बेटा आपने बड़े, ये भी आपको ऐसा ही आएगा, वाक्य भेद बताओ या इसमें बदलना है, आपने क्या रखना, कर्तृ तो मतलब सिंपल, कर्तृ में आपने लिख दीजिए राम ने, राम ने गीत सुनाया। अब वाक्य भेद पूछा जाए, अगर यहाँ पे ने है या कुछ भी नहीं है, राम गीत सुनाता है, तब भी आपका कर्तृ है। कर्तृ मीन्स कर्ता, काम करने वाला। अगर ने है तब आपने आंखें बंद करके कर्तृवाच्य करना है, और कर्तृवाच्य में जब चेंज करना है, किसी में भी होगा, जब कर्तृ में चेंज करना, बस आपने कर्ता के साथ ने लगा देना है। तो आपने ये याद रखना, ने लगा देना, फिर आपका वाक्य बन जाएगा। और कर्म में करना है तो कर्म में आपने के द्वारा लगाना है, राम के द्वारा। अब आपने इसी को कर्म में बदलना, राम के द्वारा गीत सुनाया गया,
ठीक है। और जब भाव में बदलना, भाव में के द्वारा भी आता है और ज्यादा से आता है और ये नेगेटिव में होता है। तो इसमें क्या होता है, ये नहीं पता चल सकता कि इसमें कर्म नहीं होता है। जो भाव वाच्य है उसमें कर्म नहीं होगा। आपने लिखना राम से नहीं, राम से गाना नहीं गाया जाता, गाया जाता, या राम से गाया नहीं जाता, ऐसे लिख लीजिए, राम से गाया नहीं जाता। ओके, राम से गाया नहीं जाता। बस आपने कर्ता के बाद यहाँ पे से लगाना है, यहाँ पे के द्वारा लगाना है कर्म में, और इसमें से लगाना, ये नेगेटिव होगा, और इसमें कर्त्री के बाद ने लगाना है। ओके, ये था आपका वाच्य। नेक्स्ट है आपका अलंकार और पद परिचय। अलंकार बेटा जो आपने करने हैं वो देख लीजिए। अलंकार में भी आपने सारा टॉपिक नहीं करना है। अर्थालंकार के आएंगे आपको ज्यादा भेद। वो कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ये वाले अलंकार आपको आएंगे। ओके, तो इसके बारे में भी देखिए हम बात कर लेते हैं। उपमा अलंकार बड़ा इजी है। उपमा अलंकार में आपके क्या होता है, सा से सी। ठीक है, उपमा की पहचान, उपमा का मतलब ही क्या होता है, तुलना। तो उपमा में आपने याद रखना है सा से सी, सम, सदृश, ये वर्ड आपको इसमें मिल ही जाएंगे कविता की किसी ना किसी लाइन में। जैसे पीपर, पात, सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सरिस, तो इसमें ही आपको वर्ड मिल जाएगा। दूसरा हरिपद, हरिपद, कोमल कमल से, कोमल कमल से, इसमें से वर्ड आ गया आपको। और देख लिए सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय, इसमें सा आ गया। ओके, इसमें योजक शब्द के बाद आपको सा से सी सम मिल जाएगा। अगर योजक नहीं भी होगा तब भी आपको सा से सरिस सम सदृश ऐसे वर्ड मिल जाएंगे। आपने उपमा का मतलब होता है तुलना, सदृश, सम, इन वर्ड का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, तो ये वाले वर्ड आपको मिल जाएंगे इसमें, उपमा अलंकार में। दूसरा है रूपक। एक बेटा इसमें आता है कई बार उपमेय और उपमान। देखिए उपमेय होता है, उपमेय, एक कई बार पूछते हैं उपमेय और उपमान क्या है। ठीक है, उपमेय और उपमान। उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, की जाए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में उपमेय क्या है। उपमेय आपको पता होना चाहिए जिसकी तुलना की जाए। अब पीपर पीपल, पात पत्ते जैसा, सरिस होता तरह, मन हृदय, डोला डोला, तो यहाँ पे किसकी तुलना है, मन की। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पे उपमेय क्या है, मन, और किससे की रही है, पीपर के पत्ते से, तो पीपल का पत्ता क्या हो गया, उपमान। ठीक है, उपमेय क्या होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है जिससे तुलना की जाए। ये आपने बात याद रखना, बस जिसकी और जिससे। दूसरा मैं बता रही थी आपको रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है, वो भी उपमेय की तरह होता है, लेकिन उसमें सा से सी सम नहीं होता है। रूपक मतलब उसी रूपी शब्द, मतलब जिससे तुलना की जाए ना, वो तुलना नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है कि वही चीज है। जैसे एग्जाम्पल है मैया
मैंने चंद्र खिलौना लीनो। मतलब यहाँ पे चंद्र, वो चंद्र रूपी मतलब खिलौने को ही, चंद्रमा को ही खिलौना मान दिया है। अगर ऐसे होता मैया मैंने चंद्र सा खिलौना लेनो, तब तो उपमा अलंकार हो गया। लेकिन चंद्र खिलौना मतलब चांद को ही खिलौना मान लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। ओके। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा भी बहुत इजी अलंकार है बेटा। उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा में आपको वर्ड मिल जाएंगे ज्यों, जैसे, मानो, मनहु, जनहु, ये वर्ड आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में, ये आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं सिंपल से, अभी एग्जाम के लिए एक दिन रह गया इसलिए जो शॉर्टकट में आपको सारे ट्रिक बता रही हूँ। ज्यों, जैसे, मानो, मनहु, जनहु, ये वाले वर्ड आपको मिल जाएंगे। फिर हमने एक्सप्लेन तो अच्छे से और डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, बहुत बार हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि अभी एग्जाम के एक दिन रह गया तो आपने कैसे याद रखने हैं। तो उत्प्रेक्षा में आपको ये वाले वर्ड मिल जाएंगे। ओके। जैसे मानो, नीलमणि सैल पर, सैल पर। अब इसमें क्या बन गया, मानो। मानो, मनहु, जनहु, ये वाले वर्ड उत्प्रेक्षा अलंकार में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मानवीकरण। मानवी मतलब मानव, जिसमें जड़ जो चीजें हैं, जितनी भी निर्जीव प्राकृतिक चीजें होती है, उनकी मनुष्य की गतिविधियों से तुलना की जाती है। आपकी बुक में एक 9th-10th में कविता है मेघ आए। मेघ आए कविता में से हर बार कोई ना कोई लाइन जरूर पंक्ति पूछी जाती है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। जैसे वो आ जाता है इसमें, आए हो तुम, पाहुन आए हो ज्यों शहर से, पाहुन होता है मेहमान। तो उसमें मतलब किसी भी प्राकृतिक चीज की जब तुलना मनुष्य से की जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण क्या होता है, जब किसी निर्जीव, किसी नेचुरल चीज की, प्राकृतिक चीज की, प्राकृतिक सूरज, चंद्रमा, नदियां, हवा, ये सारी चीजें क्या है, पेड़, पत्ते, पक्षी, ये मानवीय चीजें ना, मानवीय इनकी गतिविधियां है मानवीकरण। तो उसकी तुलना किसी मनुष्य से, जैसे कविता मेघ आए बड़े बन ठन के। अब मेघ क्या है, बादल, प्राकृतिक चीज है। बन ठन के कौन आता है, मनुष्य। तो इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। अतिशयोक्ति होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब डींगे हाँकना, व्यर्थ की गप्पे हाँकना। ऐसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई हुए सारे राग। ऐसे मतलब अतिशयोक्ति, किसी की बहुत चीज बढ़ा चढ़ा के कहना, वो होती है अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपने अच्छे से देख लेने हैं। और लास्ट टॉपिक जो ग्रामर का है वो है पद परिचय। पद परिचय में बेटा आपने याद रखना है, जिस शब्द का आपको परिचय पूछा गया है उसके आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया है या अभिकारी शब्द है। उसके बाद उसके भेद, संज्ञा के भेद कौन से है सर्वनाम के। फिर उसका वो देखना आपने, लिंग देखना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, एक वचन या बहुवचन है ना, एक वचन बहुवचन के बारे में उसको देखना है। ये होगा उसका परिचय। ठीक है। जिस शब्द का रेखांकित शब्द होता है, एक अंडरलाइन वर्ड किया होता है, उसमें आपने बताना होता है। सबसे पहले देख लेना, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, लड़के लड़के, शोर मचा रहे हैं। अब इसमें लड़के को आपका अंडरलाइन किया हुआ, तो आपने क्या बताना है, इसका परिचय कैसे देना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है लड़के। अब देखिए लड़के क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। लड़के क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। तो सबसे पहले आपने लिखना है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपने देखना है लड़के क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, लड़के बहुवचन है, बहुवचन। फिर आपने देखना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। लड़के क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग।
और नेक्स्ट आपने क्या देखना है, उनका कार्य कर्ता। लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन शोर मचा रहे हैं, लड़के, तो कर्ता कारक आ जाएगा यहाँ पे, कर्ता कारक। ये चीजें मेन आपने देखनी है, उसमें लिखनी है। ओके, अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम के कौन से भेद हैं, अगर विशेषण है तो विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये थे आपके बेटा 10th सीबीएसई हिंदी के एग्जाम के लिए कुछ टिप्स। आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी। कोई भी आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, पिछले एग्जाम आपके अच्छे होंगे तो ये भी अच्छा ही होगा। बस अपनी राइटिंग का ध्यान रखना है और हर चीज को समझ के करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।